हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम संधि कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने व्यंजन शुरू संधि जो है आपका शुरू कर दिया था। तो चलिए, कुछ नियम हमने पढ़े थे, उनको हम फिर से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, व्यंजन संधि के भी 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला स्वर और व्यंजन का मेल, दूसरा व्यंजन और स्वर का मेल या व्यंजन और व्यंजन का मेल हो सकता है। इसके नियम हम पढ़ रहे थे। पहला नियम हमने पढ़ लिया था कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, जिसमें क च ट त प ये पहले वर्ण है, के बाद कोई अन्य वर्ग तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, जिसमें आपका सभी जानते हैं तीसरा और चौथा, या फिर य र, ये सभी स्वर रहित हैं, य र ल व ह, इनमें से कोई आए अथवा कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग है। तो क का ग हो जाता है। तो ये आपको करा चुके थे। चलिए, अब नेक्स्ट जो नियम है, ख वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। दूसरा नियम ख क्या कह रहा है कि आपके पास यदि पहला वर्ण है, उसका पांचवें में कैसे परिवर्तन होगा, इसके लिए भी कुछ नियम है कि यदि क च ट त प और सभी स्वर रहित हैं के बाद म या न आए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो पहले का का य हो जाता है, का अंग हो जाता है, च का यो हो जाता है, ट का णो, त का नो और प का मो हो जाता है। यानी उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। और साथ में ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका ये भी स्वर रहित है, इसमें भी स्वर नहीं है। जैसे वाक धन मय, ठीक है। तो क के बाद आप देखिए म आया है, तो सीधा परिवर्तन क्या था? क का अंग हो जा, ठीक है। तो यहाँ वांग्मय। ऐसे ही ट के बाद क्या आया है? मो आया है। हमने यही तो कहा था कि यदि आपका मो आए या न आए, तो यहाँ पर भी आपका मो आया है, तो यही ट आपका अणो में, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा आगे की तरफ। तो का न हो जाता है, तो तत् धन नाम, तो के बाद न आया है तो तन्नाम हो जाएगा, क्योंकि तो का भी, इस आधे तो का भी आधा न हो गया। तो जरूर इस नियम को लिखें। क्या लिखेंगे? कि तो का न हो जा। तो यदि आपका पहला वर्ण आया है और पहले वर्ण के बाद मो या नो आए, तो वो जो है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे प के बाद मो आ गया, तो ये प जो है अब आपका म हो जाएगा, वो भी आधा। तो देखिए, फिर उसमें कोई परिवर्तन आगे नहीं करना है। दिक धन नाग, तो यहाँ पर भी दिग्नाग। सठ धन मुख, सणमुख। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। अप धन मानस, तो मानव। अप धन मानम, तो अप अम्मानम। नेक्स्ट है आपका थर्ड, गौ संबंधी नियम। अब गौ से संबंधित कुछ नियम है, इनको भी आप लिखें, हेडिंग डालिएगा गौ संबंधी नियम। गौ। नेक्स्ट है गौ और तो संबंधी नियम। तो से संबंधित कुछ नियम है, यानी कि यदि तो आ जाए और उसके बाद कोई अन्य आ जाए, तो तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहला है जब तो के बाद च और छ, च या छ आ जाए, तो का च हो जाता है। पहला नियम, यदि तो के बाद च या छ आए, च या छ आए, तो का क्या हो जाता है? च हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर तत धन चरित्र, तो के बाद च आया है, तो इस तो का भी हमने क्या कर दिया? इसका भी हमने च बना दिया। तो यहाँ पर देखो, सच्चरित्र, सच्चरित्र, पहले तो था, अब च हो गया है, ठीक है। तो से संबंधित यहाँ पर पहला नियम है कि तो के बाद च या छ आए, तो वो तो आपका क्या हो जाता है? वो च हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद दूसरा, कि यदि तो के बाद ज और झ, देखो सेम नियम है ये,
ज या झ आए तो आधा ज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जगत में त आया है और इसमें जो आया है, तो त के बाद जो आ गया तो क्या हो जाएगा, वो आधा ज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आधा ज लिख दिया। जगत, जग और जननी, जग जननी आधा ज है, गौ को हमने, इस त को हमने आधा ज बना दिया क्योंकि त के बाद ज आया था। ठीक है, ऐसे ही तत् धन जनित, तो त के बाद जो आया है तो ये त भी आपका आधा ज हो जाएगा। ठीक है, तो बस तज्जनित। थर्ड नियम है, जब त के बाद आपका ट या ठ आए, त के बाद ट या ठ आए तो जो आपका त है वो ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ त तत् धन टीका आया था, तो इस त को भी हम ट बना देंगे। ठीक है, तो बस टीका। वृहत धन टीका, त के बाद ट आया है तो वृहटिका, तो फिर से ट का ट हो गया आधा। नेक्स्ट नियम है, जब त के बाद ड या ढ आए तो त का ड हो जाता है, ये भी आधा। ठीक है, तो उत धन डयन, तो उड्डयन, तो यहाँ पर इस त को हमने क्या बना दिया, आधा ड। इसी तरह से तत् धन डमरू, तत् धन डमरू, तो ये त आपका क्या है और इसके बाद ड आया है तो ये त क्या बन जाएगा, आधा ड, तो डमरू। जब त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है, जैसे उत धन लेख, उल्लेख, तत् धन लीन, तल्लीन। ठीक है, चलें जल्दी से इन नियमों को लिखेंगे। नेक्स्ट नियम है, त के बाद ह आए तो त का द हो जाता है। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, नेक्स्ट लिखेंगे। यदि त के बाद ह आए तो वो त का द हो जाता है और ह का थ हो जाता है, वो भी आधा। ये सभी स्वर रहित हैं। ध्यान दें, उत धन ह, त के बाद ह आया है तो ये आपका आधा द हो जाएगा, तो उद्धत। देखो इस त का क्या हो गया है, आधा द हो गया है, स्वर रहित द। ऐसे ही उत धन हरण, त के बाद ह आया है तो इस त का हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन इसमें कर देते हैं, ये आ जाता है आधा द। और अंतिम नियम है यहाँ पर, जब त के बाद श तालव्य स आए तो त का च और श का छ हो जाता है। ध्यान देंगे, सत धन शास्त्र, तो देखें इसमें दो परिवर्तन होते हैं, एक तो त में होगा और दूसरा जो तालव्य स है उसमें भी आपका परिवर्तन होगा। तो देखो इसका तो छ बन जाता है और यहाँ पर क्योंकि सा है तो इसमें आपका छा हो जाएगा। तो क्या हुआ, सत धन शास्त्र, सत त का परिवर्तन त के बाद स आया है तालव्य स, तो त में परिवर्तन किस तरह से होता है, त जो है आपका च में परिवर्तित हो जाता है और जो स है वो छ में परिवर्तित हो जाता है। दो परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर त में ही परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके दो परिवर्तन हो जाते हैं, तो सच्छास्त्र। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, उत धन श्वास, तो त के बाद फिर से तालव्य स आया है आधा, तो अगर ऐसा हो तो इस त को हम किस में बदल देते हैं, च में बदल देते हैं, और जो आपके पास स है तालव्य स, वो आपका छ में बदल जाता है। तो बस ये 7 यहाँ पर कुछ नियम हैं जो कि त से संबंधित हैं, कि त के बाद पहला नियम आपका है कि त के बाद यदि आपका च या छ आए तो त का च हो जाता है। दूसरा है त के बाद ज या झ आए तो त का ज हो जाता है, सभी स्वर रहित हैं। और त के बाद यदि ट या ठ आए तो आधा ट हो जाता है त का। फिर त के बाद यदि ड या ढ आए तो इस त का हम आधा ढ बना देते हैं। और जब आपके त के बाद ल आए तो वो भी आपका त आपका आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। जब त के बाद ह आए तो ह त आपका द में और ह का ध हो जाता है, तो इसमें भी दो परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, इन दो नियमों को आप देखें, इन दोनों में आपके दो परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर त के बाद जब ह आए तो एक तो त में परिवर्तन होगा, दूसरा उस ह में भी परिवर्तन होगा, तो दो जगह परिवर्तन हो रहे हैं लास्ट नियमों में। तो इसको आप लिखिएगा और तब जाकर के आपको याद हो पाएंगे, प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है।
तो ये थे त संबंधी नियम। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घ में म संबंधी नियम। कुछ म से संबंधित नियम हैं। तो देखें, इस प्रकार से हैं कि यदि म जो कि स्वर रहित है, स्वर रहित म के बाद क च ट त प यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण आए, तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार होकर के इस तरह से लिखा जाता है। आप शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यहाँ पर। जैसे कि हमने क्या कहा, मौ का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, अण हो जाएगा। जैसे आप देखिए समधन क, समधन क, तो आप देख पा रहे हैं अंतिम वर्ण आपका स्वर रहित म है और उसके बाद आपका प्रथम वर्ण क आया है। तो हमने क्या कहा, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, क ख ग घ, अंग। तो अंग होता है, तो इस अंग म को हम अंग कर देते हैं, लेकिन करते कैसे हैं ये जरूरी है। पांचवें वर्ण को अनुस्वार किया जाता है और अनुस्वार आपको बताया है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगा करके आप इसे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका संकल्प है, संकल्प। अंग, क ख ग घ अंग आता है ना, तो अंग का उच्चारण आ रहा है यहाँ पर, ये बात ध्यान देने की है। दूसरे से समझेंगे, तो जैसे यहाँ पर म के बाद आपका ग आ गया, तो क्या हो जाएगा, म के बाद आपका क्या आया है, ग आया है। और ये जो ग है ये किसका है, चौ का, क ख ग ग इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण इसी का अंगा हो जाता है। तो संगम, संग, अंग का उच्चारण, अंगा का उच्चारण आ रहा है ना, तो ये अनुस्वार बना है। आगे देखिए, म के बाद यो कैसे हो जाता है, म के बाद यहाँ चौ आया है। तो अब उच्चारण में फर्क देखिए, यहाँ जब आपने उच्चारण किया, सम म है स्वर रहित, यहाँ पर चौ आया है। हमने कहा कि अगर चौ आए तो इसका अंतिम वर्ण क्या होता है, यो, छ छ ज ज य, तो ये हो जाएगा यो लेकिन आधा, ठीक है। तो उच्चारण कैसे करते हैं आप, सन, यो का आ रहा है ना आधा, संचय, संचय, य का उच्चारण आ रहा है। यहाँ पर हमने उच्चारण किया था संग, संग, अंग का उच्चारण आधा अंग, और यहाँ पर आपका सन, ठीक है। ऐसे ही संजय, आगे भी हम देखेंगे उदाहरण। जैसे म के बाद आपका, म का नौ कैसे हो जाता है, जैसे म के बाद आपका त आया है, ठीक है। तो अब ये त क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, क्योंकि नौ वर्ग का, किसका, त वर्ग का अंतिम या पांचवा वर्ण क्या है, नौ है, और ये अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। पर देखिए, बिंदी लगाने का मतलब ये नहीं है कि सब में आप अंग कहेंगे, यहाँ अनुस्वार हो रहा है क्या, न, तो इसमें आप संग नहीं कहेंगे, इसमें आप क्या कहेंगे, सन, सन, किसका उच्चारण आए सौ के बाद, आधा नौ का। तो यहाँ पर सन, संतोष। उससे पहले हमने क्या कहा था, इससे पहले में हमने क्या पढ़ा, सन, शन, शन याओ का, और इसमें संग। तो उच्चारण में फर्क आता है, क्योंकि हम अनुस्वार जो है किस वर्ण का कर रहे हैं, ये जो है ज्यादा मायने रखता है। जैसे यहाँ पर आपका आया है मो के बाद द, तो आपका त वर्ग का ही त थ द इसी लाइन में आता है आपका। जैसे आपका त थ द ध और न, तो यहाँ पर इस वर्ग के आगे के जितने भी आपके म के बाद जितने भी वर्ण आएंगे, वो हमेशा क्या कर देगा, इसे नौ को, मतलब पांचवा वर्ण आएगा लेकिन वो अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ पर आधा मोह और उसके बाद द आया है, तो द इसी में है तो में, तो इसका अंतिम पांचवा वर्ण क्या है, न। तो संदेह, सन आधा नौ कहा, संदेह, ठीक है। ऐसे ही मो का मो, क्यों, क्योंकि मो का
मोह। तो कैसे होगा मोह का मोह? मोह के बाद यदि प आए, अब प वर्ण का जैसे प, फ, प, फ, ब, भ और म। तो जब प के बाद म के बाद प आए, फ आए, ब आए, भ इस तरह से आए तो वो म कर देगा अनुस्वार को, क्योंकि पांचवा वर्ण तो आपका म है। तो देखो सम धन पूर्ण प आया है ना, तो प का पांचवा वर्ण क्या है? म, और इसको हम क्या कर देते हैं? अनुस्वार कर देते हैं। तो यहाँ पर आप संपूर्ण नहीं कहेंगे, संपूर्ण म का उच्चारण आएगा। देखो उच्चारण में आप फर्क देखिए, ऊपर हमने सन न का किया और अब हम कर रहे हैं म का, संपूर्ण। तो सिर्फ बिंदी लगाना, ये सिर्फ अंग की मात्रा, इसको जो है हम कई बार क्या बताते हैं बच्चों को ये समझ आता है कि अंग की मात्रा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं इसे, इसको हम संतोष पढ़ रहे हैं, इसको हम संपूर्ण पढ़ रहे हैं। लेकिन हम अगर अंग की मात्रा कहें तो सन, संतोष, सम, संपूर्ण, ठीक है। तो सन तो हुआ है लेकिन संपूर्ण म का उच्चारण आया है। ठीक, ठीक है। ऐसे ही संभावना और संदेह, इसमें म का उच्चारण और इसमें न का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका य का उच्चारण आ रहा है और इसमें अंग का उच्चारण आ रहा है। तो ये अनुस्वार बनाया जाता है इस तरह से। तो यदि म के बाद क, च, ट, त, प आए या फिर इन्हीं वर्गों के कोई अन्य वर्ण आ जाए तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण को हम उस समय उस म को हम क्या कर देते हैं? अनुस्वार बना देते हैं। अनुस्वार का मतलब शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी जब आप लगाते हैं वो अनुस्वार हो जाता है, लेकिन उसके उच्चारण में बिल्कुल अंतर होगा, पढ़ने में आपको अंतर लगेगा। ऊपर आपने कहा संकल्प, क्योंकि यहाँ पर अंग हुआ था, संकल्प, संकल्प, संग अंग आधा आ रहा है। फिर आपने कहा संचय, शन, तो य का उच्चारण आ रहा है संचय। ऐसे ही संजय और संगम, तो उच्चारण इस तरह से आया है। म का न हुआ है क्या करके? अनुस्वार। तो यहाँ पर आपने उच्चारण क्या किया? संतोष, संतोष। सौ के बाद आपने न कहा, सन आधा न, संतोष। और आगे नीचे देखिए संपूर्ण, म का उच्चारण आ रहा है संपूर्ण। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि आपका जब बिंदी ऊपर आती है शिरोरेखा के ऊपर, वो किस तरह से आती है। ठीक है, तो चलिए, जब क, च, ट, त, प यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण या उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए और उसके बाद आपका म के बाद ये सब आए, तो वो उसी वर्ग का पांचवा, जो जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी का पांचवा जो है वो म उसे क्या कर देगा? अब होना किसको है? अनुस्वार, म को होना है अनुस्वार। ठीक है ना? ठीक है, तो हमने अनुस्वार किसे बनाया है? इस म को तो बनाया है, परिवर्तन तो म में हुआ है। तो ये म संबंधी नियम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए, तो ये था म संबंधी नियम और ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, यदि म के बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ह आए तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। इसके अलावा यदि म के बाद ये सारे वर्ण आ जाएं तो इसका तो म का हमेशा ही अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन व आया है यहाँ पर व, तो ये आ जाएगा संवाद, संवाद, संवाद। ऐसे ही समधन योग आया है तो संयोग, संयोग। सौ के बाद आपका यहाँ म के बाद आपका यो आ गया तो ये आपका संयोग अनुस्वार हो गया है ये म। तो ये सौ में अपने से पहले वाले वर्ण में अनुस्वार हो जाता है। समधनसार, तो फिर से ये सौ आया है तो यहाँ पर भी आपका अनुस्वार हो जाएगा, जो म है आधा वो आपका अनुस्वार हो जाएगा। समधन लग्न, तो संलग्न, तो यह आपका यहाँ पर ये भी अनुस्वार हो गया है क्योंकि म के बाद ल आया है। समधन रक्षण,
तो संरक्षण यहाँ पर भी आपका क्या आया है, ये मौ के बाद र आया है। फिर मौ के बाद तालव्य स, तो ये संचय, संचय, संचय। साथ में मौ से संबंधित एक और नियम है, यदि मौ के बाद मौ आ जाए तो मौ जो है वो आधा मौ और मौ हो जाता है। ठीक है, जैसे मौ आधा मौ है और मुख आया है तो ये आधा मौ और मौ हो जाएगा। समधनमान सम्मान, ऐसे ही समधनमति सम्मति, तो इसे भी आप लिखें। तो ये सभी थे आपके मौ संबंधी नियम, जिसमें आप जो है अनुस्वार बना देते हैं। ठीक है, मौ को। चलिए नेक्स्ट है आपका अब छ संबंधी नियम। ठीक है, दो नियम रह गए इसमें। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च आ जाए। किसी स्वर के बाद यदि छ आ रहा है और छ से पहले आधा च, स्वर रहित च आ रहा है, जैसे स्व धन छंद। ठीक है, तो स्व में यहाँ अ है, इस स्वर के बाद, क्योंकि व में तो अ है, स्वर के बाद छ आ गया है। देखो ये स्वर था, यहाँ पर अ का स्वर था और इस अ के बाद यहाँ पर छ आ गया है और छ से पहले च। ठीक है, तो सौ से पहले च आ जाता है, तो सौ से पहले आपका क्या आ जाता है, च आ जाता है। बस सिंपल सा नियम है। ठीक है, कि स्वर आए, कोई भी स्वर आए, स्वर के बाद आपका क्या आ जाए, छ आ जाए। तो बस आप लिखेंगे क्या, इस छ से पहले आपने आधा च लगा देना है बस। जैसे स्वच्छंद, अनु यहाँ पे स्वर आया है और इसमें छ आया है तो सीधे अनुच्छेद लग जाएगा। तो बस नियम यही है। आ स्वर है और इसके बाद छ आया तो इसके पहले आपका छ लग जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। और अंतिम यहाँ पर एक नियम है व्यंजन संधि का, कि न संबंधी नियम, यदि री र या मूर्धा स के बाद न हो तो इसका आप अणो हो जाता है। जैसे परिणाम, तो यहाँ इसके बाद आपका क्या आया है, न हो जाता है, किसका, परिणाम। नौ का आपने क्या कर दिया है, णाम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि रि के बाद आपका क्या आया है, रि के बाद आपका न आया है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको नौ को हमने ना कर दिया है। राम धन आयन, तो रामायण। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और फिर आपका कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने व्यंजन संधि और उसके नियमों को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विसर्ग संधि को पढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।